नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ब्रॉडर मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए मजबूती से तैयार हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स प्रमुख यूएस कोर कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा प्राप्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट पर निर्णय लेने में सहायता करेगा। उस रिपोर्ट से पहले Q3 जीडीपी में फाइनल रिवीजन किया गया था, जो पहले के अनुमान 5.2% से 4.9% था, जबकि 16 दिसंबर को वीक एंडिंग में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स 2000 से बढ़कर 205,000 हो गए। 214,000 की उम्मीदें गायब थी। डेटा की स्लगिशनेस और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा संभावित बिटकॉइन ETF एप्लीकेंट्स के साथ जॉइंट कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की बातचीत वर्तमान में मार्केट को ऊपर ले जा रही है। पिछले 24 घंटों में मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $44,000 के निशान को तोड़ने में सफल रही। तब से ये पीछे हट गया है और हाल ही में 0.7% ऊपर $43,854 पर ट्रेड कर रहा था। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 2.4% की भारी वृद्धि के साथ $2,242 पर ट्रेड करके BTC से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। XRP, सोलाना, कार्डानो, बाइनेंस आदि के लार्ज कैप टोकन लाभ में थे, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 2.1% बढ़कर $1.66 ट्रिलियन हो गया। हालांकि टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 5.8% घटकर $66.3 बिलियन हो गया। DeFi में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $8.1 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम $58.5 बिलियन, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमश 12.2% और 88.2% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 51.8% है, जो दिन के दौरान 0.8% कम है। IC15 इंडेक्स टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर 1.9% बढ़कर 55,801 हो गया। इस बीच कॉइनबेस को फ्रांस में वर्चुअल एसेट सर्विसेज प्रोवाइडर के रूप में रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है, जिससे इसे देश में रिटेल, इंस्टीट्यूशनल और इकोसिस्टम प्रोडक्ट और सर्विसेज का पूरा सूट पेश करने की इजाजत मिली है। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने कहा कि उसे फ्रांस में वर्चुअल एसेट सर्विसेज प्रोवाइडर के रूप में रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है, जिससे उसे देश में रिटेल, इंस्टीट्यूशनल और इकोसिस्टम प्रोडक्ट और सर्विसेज का पूरा सूट पेश करने की अनुमति मिलती है। फाइनेंशियल मार्केट्स अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन की घोषणा उसी दिन की गई थी, जब स्टेबल कॉइन इशुअर सर्कल ने कहा था कि उसे रेगुलेटर द्वारा कंडीशनल रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई थी, क्योंकि फ्रांस क्रिप्टो बिजनेसेस को आकर्षित करना चाहता है। कॉइनगेको के अनुसार कॉइनबेस ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, जो केवल बाइनेंस, जो देश में रजिस्टर्ड है, और बाइबिट से आगे है। कॉइनबेस ने कहा कि रजिस्ट्रेशन इसे डिजिटल एसेट की कस्टडी, फिएट करेंसी के लिए डिजिटल एसेट की बाइंग और सेलिंग और डिजिटल एसेट की ट्रेडिंग की पेशकश करने की अनुमति देता है। इथेरियम डेवलपर्स अपकमिंग डेनकन अपग्रेड के लिए अपनी टेस्टिंग प्रोसेस को तेज कर रहे हैं, जो अगले साल होने वाली एक बड़ी उपलब्धि है, जो प्रोटो डैंक शार्डिंग नामक एक नई प्रोसेस के माध्यम से डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ाएगी। गुरुवार को एक बाय वीकली कॉल में डेवलपर्स ने चर्चा की कि वे डेनकन के माध्यम से गोयली टेस्ट नेटवर्क को चलाने के लिए 17 जनवरी को लक्ष्य बना रहे हैं। बहुप्रतीक्षित अपग्रेड जो प्रोटो डैंक शार्डिंग को सक्षम करेगा, जो लेयर 2 रोलअप के लिए शुल्क को कम करता है और डेटा के ब्लॉब्स के बदले जगह बढ़ाकर ब्लॉकचेन को स्केल करें। डेनकन को मूल रूप से 2023 की लास्ट क्वार्टर के लिए लक्षित किया गया था, लेकिन डेवलपर्स ने अपग्रेड की इंजीनियरिंग जटिलताओं का हवाला देते हुए इसे 2024 तक पीछे धकेल दिया। स्टेबल कॉइन इशुअर सर्कल ने फ्रांस की फाइनेंशियल मार्केट अथॉरिटी से एक डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कंडीशनल रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनियों को अमेरिका की तुलना में अधिक रेगुलेटरी क्लैरिटी वाले एनवायरनमेंट की तलाश में आकर्षित करना चाहती है। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि रजिस्ट्रेशन से जुड़ी शर्तों को हटाने और फ्रांस में ऑपरेशन शुरू करने के लिए कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन लाइसेंस की आवश्यकता है, जिसके लिए उसने पहले ही आवेदन कर दिया है। सर्कल का डॉलर पेग्ड USDC मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन है, जो केवल टेदर के USDT से पीछे है। ये यूरो पेग्ड कॉइन URC भी जारी करता है। विस्तारित लाइसेंसिंग को रेखांकित करने वाले FINRA डॉक्यूमेंट के अनुसार
प्रोमीथियम अपने बेल्ट पर नवीनतम नियामक पायदान के साथ अंततः परीक्षण करने वाला है कि क्या एक वायबल प्रोडक्ट या वायबल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पूरी तरह से अमेरिका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन नियमों के भीतर काम कर सकता है या नहीं। को सीईओ बेंजामिन कैपलन द्वारा बुधवार को साइंड लेटर को नई स्थिति को अंतिम रूप देने के लिए FINRA को फिर से जमा करना होगा। प्रोमीथियम पहले से ही SEC रूल्स के तहत लाइसेंस प्राप्त पहला और एकमात्र विशेष प्रयोजन क्रिप्टो ब्रोकर डीलर था। अब इसे डिजिटल एसेट सिक्योरिटीज के ट्रेड को क्लियर करने और सेटल करने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि कंपनी ने अभी तक अपना पहला ट्रेड नहीं किया है या अपना पहला डॉलर रेवेन्यू अर्जित नहीं किया है। को सीईओ आरन कैपलन ने कहा कि वह अगली तिमाही के भीतर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट की एसेट की कस्टडी लेना शुरू कर देगी। बेटफरी ने अपना लेटेस्ट इनोवेशन NFT लूट बॉक्स लॉन्च किया है, जो इसके NFT इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। इस लूट बॉक्स में विभिन्न प्रकार के रेयर NFTs और कई रिवॉर्ड्स शामिल हैं, जो क्रिप्टो आर्ट और गेमिंग की दुनिया में प्रतिभागियों के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। पॉपुलर गेमिंग मैकेनिक से प्रेरित NFT लूट बॉक्स प्राइमरी रिवॉर्ड के रूप में क्रिप्टो आर्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक मॉडर्न ट्विस्ट प्रदान करता है। बेटफरी ने इन लूट बॉक्सों को गुणवत्ता पर जोर देते हुए विकसित किया है और जो कई प्रकार के प्राइजेस जीतने का मौका प्रदान करते हैं। ये विकास आने वाले और अधिक नवीन प्रस्तावों के वादे के साथ NFT स्पेस में बेटफरी के वेंचर की शुरुआत का प्रतीक है। लीडिंग वेब3 टेक्नोलॉजी कंपनी OKX ने 21 दिसंबर 2023 के लिए अपडेट जारी किया है। OKX अब एडवांस्ड ट्रेडर्स को API के माध्यम से ऑर्डिनल को ट्रेड करने में सक्षम बनाती है। ट्रेडर्स अब एक फुल सर्विस SDK से जुड़ सकते हैं, जो बेहतर डेप्थ और फास्टर ट्रेडिंग के लिए अधिक लिक्विडिटी तक पहुंच के साथ ट्रेडिंग का एक नया तरीका खुलता है। OKX अभी इंस्क्रिप्शन का समर्थन करता है, यूजर्स को अपनी लिस्टिंग इंटरफेस सबमिट करने की अनुमति देता है और एक क्विक स्टार्ट प्रदान करता है, जो पूरी प्रोसेस के माध्यम से यूजर्स का मार्गदर्शन करता है। OKX ऑर्डिनल्स मार्केटप्लेस पर 0% शुल्क के साथ BRC20 और NFT सहित ऑर्डिनल्स को सूचीबद्ध करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। मेटावर्स प्लेटफॉर्म द सैंडबॉक्स का लक्ष्य इस साल की शुरुआत में एक लोकल एंटिटी के साथ जॉइंट वेंचर के माध्यम से देश में प्रवेश करने के बाद अगले 2 सालों के भीतर भारत को अपना सबसे बड़ा मार्केट बनाना है, जो मेटावर्स गेमिंग और वेंचर कैपिटल की दिग्गज कंपनी यानी मोका ब्रांड की सहायक कंपनी के लिए पहली बार है। ब्रिंक एक जॉइंट वेंचर एक्सेलरेटर और द सैंडबॉक्स के बीच जॉइंट वेंचर की घोषणा फरवरी 2023 में की गई थी और इससे भारत बॉक्स का निर्माण हुआ, जो भारत के लिए एक कल्चरल मेटावर्स हब है, जिसमें भारत की फेमस हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री बॉलीवुड भी शामिल है। पिछले 6 महीनों में भारत बॉक्स ने 25 इंडियन सिनेमा के साथ अनुबंध किया है, जिसमें भारतीय सिनेमा की 3 लेगेसी मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनीज एरोस एंटरटेनमेंट, हंगामा और शिमारू शामिल हैं। लेकिन केसवानी को उम्मीद है कि प्रमुख भारतीय एक्सचेंज CoinDCX के साथ पार्टनरशिप भारत को सैंडबॉक्स की सबसे बड़े मार्केट में पहुंचा देगी। भारत बॉक्स टिकटिंग और ब्लॉकचेन गेमिंग जैसे अन्य Web3 सोल्यूशन प्रदान करने के लिए यानी मोका ब्रांड के व्यापक पोर्टफोलियो को भारत में लाने की दिशा में भी काम कर रहा है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा कानून में बदलाव पर हस्ताक्षर करने के बाद रशिया के डिजिटल रूबल को देश के टैक्स कोड में एकीकृत कर दिया गया है। टैक्स कोड में अब डिजिटल रूबल अकाउंट की परिभाषा शामिल है और डिजिटल रूबल के साथ ट्रांजैक्शन पर टैक्सेशन के नियम हैं। रशिया अपने डिजिटल रूबल के साथ आगे बढ़ रहा है, आंशिक रूप से यूक्रेन के खिलाफ अपने कार्यों के लिए उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के रूप में वित्तीय प्रतिबंधों को रोकने के साधन के रूप में है। पुतिन ने जुलाई में डिजिटल रूबल बिल पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। बैंक ऑफ रशिया 2020 से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल रूबल पर काम कर रही है। अगर टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट में पर्याप्त धनराशि नहीं है तो नया कानून अथॉरिटीज को डिजिटल करेंसी पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देगा। ये अथॉरिटीज को डिजिटल रूबल अकाउंट पर ट्रांजैक्शन को निलंबित करने की भी अनुमति देता है और इसके लिए आवश्यक है कि प्लेटफॉर्म ऑपरेटर टैक्स पेयर के अकाउंट से निकाले गए फंड को प्रतिबिंबित करने के लिए डॉक्यूमेंट प्रदान करे। रशिया के सेंट्रल बैंक ने कहा कि नागरिकों और व्यवसायों को 2025 से अपनी रिक्वेस्ट पर CBDC का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। यूएस फेडरल जज लुई कैपलन ने बैंकरप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के पूर्व CEO
सैम बैंकमैन-फ्रीड की सजा में देरी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके लॉयर्स ने इसे 28 मार्च से मई 2024 के अर्ली मिड तक रीस्केड्यूल करने के लिए कहा था। बैंकमैन-फ्रीड को गुरुवार को यूएस प्रोबेशन और प्री ट्रायल सर्विसेज सिस्टम के साथ एक प्री सेंटेंस इंटरव्यू के लिए निर्धारित किया गया है, जिसे एक सेंटेंस रेकमेंड करना चाहिए। उनके लॉयर्स ने तर्क दिया है कि सजा की प्रक्रिया के लिए तैयार होने के लिए डिफेंस को अधिक समय चाहिए। लॉयर्स ने लिखा, डिफेंस को सजा प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक मटेरियल कलेक्ट करने और प्रेजेंट टेंस इंटरव्यू के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। ये तर्क देते हुए कि सजा के लिए आवश्यक सरकारी खुलासे 2 फरवरी तक दायर नहीं किए जाएंगे। कथित बैंक फ्रॉड और चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल को रिश्वत देने से संबंधित आरोपों पर बैंकमैन-फ्रीड अभी भी 11 मार्च को शुरू होने वाले दूसरे मुकदमे का सामना कर रहा है। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि सरकार को अभी तक ये तय नहीं करना है कि वह आगे बढ़ने का इरादा रखती है या नहीं। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.freeworldstv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।